हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। ऑलरेडी पहला जो वीडियो था उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में बता चुका था। इसके अलावे अर्थव्यवस्था का भी वर्गीकरण कर चुका था। साथ ही साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है इसके बारे में बता चुका था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जो इकोनॉमिक्स सेगमेंट है उसको आप जरूर देख लें, उसके बाद इसमें आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही जब आपको मेंस राइटिंग प्रैक्टिस करना हो, इसके अलावे जो सेंटेंस के बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, जो आपको वाक्य के साथ जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी आप टैकल कर सकते हैं अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को या इस तरह से चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। ये दोनों टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक एक करके, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला जो टर्म आया है वो है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि होता क्या है? तो देखिए, आर्थिक समृद्धि उसको कहते हैं जब राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम दोनों लगातार लंबे समय तक क्या हो, वृद्धि हो। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम लगातार लंबे समय तक वृद्धि होती है तो उसको हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, एक चीज इसमें इंक्लूड और करिएगा कि आर्थिक समृद्धि जो है वो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, ना कि वस्तु की बाजार कीमत में वृद्धि से। ठीक है, यानी कि वस्तु और सेवा का जब उत्पादन होगा तभी नेशनल इनकम बढ़ेगा और तभी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा, आर्थिक समृद्धि में जो अल्पकालिक या मौसमी या अस्थायी जो वृद्धि होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसा एक्टिविटी करने लग गए, ठीक है, जिससे आपका तुरंत पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम बढ़ गया तो आर्थिक समृद्धि उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं डेफिनेशन में बता चुका हूं कि आर्थिक समृद्धि तब कहा जाएगा जब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का जो वृद्धि है वो निरंतर लगातार लंबे समय तक हो। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा आर्थिक समृद्धि से। तो देखिए, जब आपको सेंटेंस के बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे तो वहां पर आप इस चीज को जरूर इंक्लूड कर सकते हैं और उसके बाद आप आंसर करेंगे तो आपको जो आउटकम है वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है? तो आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि सामाजिक आयामों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सामाजिक आयाम का मतलब ये हुआ कि इसमें जीवन स्तर कितना सुधार हुआ, ठीक है, पोषण कितना बढ़ा, जब खाना खा रहे थे तो उसमें न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन का लेवल जो है वो एक्सेस हो पा रहा है सबों के लिए कि नहीं, साथ ही साथ स्वास्थ्य संसाधनों की भी आपूर्ति हो रही है कि नहीं, बेरोजगारी का स्तर कितना बढ़ा या घटा। इसके अलावे जो बुनियादी आवश्यकता है उसको भी आर्थिक विकास में इंक्लूड किया जाता है। दोनों चीजें आप इसमें याद रखिएगा, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास में मेनली याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ सामाजिक आयामों को भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि जो आर्थिक विकास है उसमें आर्थिक समृद्धि को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा व्यापक स्तर में इसका अर्थ हो जाता है आर्थिक विकास का। और आर्थिक समृद्धि का जो अर्थ है वो कम स्तर का है, यानी कि इंक्लूड करेगा आर्थिक विकास को। आर्थिक विकास जो है उसमें इंक्लूड होगा आर्थिक समृद्धि भी। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा बढ़ रहा है, न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है कि नहीं, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ रहा है या घट रहा है ना, इन सब चीज़ों को आर्थिक विकास में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये मिलेगा, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप पीटी पर्पस से पढ़ रहे हैं, वनडे एग्जाम को लेकर के पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से जो फैक्ट्स है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उसको आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, आर्थिक विकास जो है ना तब संभव है, तब पॉसिबल है जब संसाधनों का उपलब्धता में वृद्धि हो और इसके अलावे उसका कुशलतम उपयोग भी हो।
ठीक है। साथ ही साथ समावेशिता के साथ इसमें वृद्धि हो तभी ये क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि आर्थिक विकास जो है आर्थिक समृद्धि से व्यापक स्तर को बताता है और संसाधनों का जो उपलब्धता है वो बढ़े इंक्रीज करे, साथ ही साथ उन संसाधनों का उपयोग भी क्या हो, कुशलतम तरीके से हो। ठीक है, तो देखिए यहां से सवाल बन सकता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके अलावे अब आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसमें कौन कौन से इंक्लूड करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहला जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है ये क्या करती है, जैसे भूमि, मिट्टी, जलवायु, वन संपदा, खनिज तेल, नदियां, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को अगर अच्छे से यूज किया जाए, कुशलतम यूज किया जाए तो आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। अगर नहीं हो पाता है तो आर्थिक समृद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल समझिए, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो उनके पास प्रेजेंट तो हैं परंतु उनका एक्सेस उन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर आर्थिक समृद्धि नहीं होगी और ना ही आर्थिक विकास होगा। अगर वहां पर जो संसाधन है, खनिज संसाधन है, उनका कुशलतम उपयोग होगा तो आर्थिक विकास उससे पॉसिबल होगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को या आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में से प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधन आते हैं। दूसरा है पूंजी। पूंजी का तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप आर्थिक विकास करना चाहते हैं, आप आर्थिक विकास आपका कंट्री का हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, निवेश करना होगा, बचत करना होगा। इससे क्या होगा, तो जो इंडस्ट्रीज हैं उसको सेटअप किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावे श्रमिक का कार्य कुशलता में भी वृद्धि करना होगा और वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। अगर पूंजी है ही नहीं तो आप इन सब चीज़ों को एक्सेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल बताते हैं फिर से, अगर हमारे पास इतना ज़्यादा पूंजी हो कि हम नई नई टेक्नोलॉजी को खरीद करके नवीन तकनीक के माध्यम से हमारे यहाँ जो संसाधन है उनका कुशलतम उपयोग करें तो हमारे देश का आर्थिक विकास भी होगा और आर्थिक समृद्धि भी होगा। नहीं तो क्या होगा, ये दोनों प्रभावित हो जाएंगे। कौन कौन, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तीसरा पॉइंट है कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष का तात्पर्य है कि जब हम कृषि करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे यहाँ जो एक्सेस होता है किसका, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, उसको हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। जब बेचते हैं तो उससे क्या मिलेगी, पैसे, और उस पैसे का यूज किया जाएगा अपने जीवन स्तर को सुधारने में। तो इससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि भी होगी और आर्थिक विकास होगा। अगर कृषि अधिशेष नहीं हो पाता है तो हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, भारत जैसे कंट्रीज में जहाँ पर एक बड़ी आबादी क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसे सिचुएशन में हमारा अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो यहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो बढ़ेगा। अगर हमारे कंट्रीज में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उसको अगर ठीक से किया जाए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा खाने के अलावे भी कुछ कुछ शेष बच जाएंगे और वो जो कृषि अधिशेष है उसको मैं क्या करूँगा, बेच दूंगा मार्केट में और उससे हमको पैसे मिलेंगे और उससे हमारा जीवन स्तर सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी उन्नति। मैं तकनीकी उन्नति की बात पूंजी वाला में कर चुका हूं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर हम नवीन तकनीक के माध्यम से संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हैं तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, और अगर नहीं करते हैं तो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा और अंततः आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन का अगर कुशलतम उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा, हमारे देश का आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल समझिए, भारत दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन के मामले में कंट्री है। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका अगर हम अच्छे से उपयोग करें, किसमें, उत्पादन की प्रक्रिया में, तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ स्किल्ड जो श्रम शक्ति है उसका प्रयोग करें तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी और आर्थिक विकास सक्सेसफुली हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण। इसका मतलब हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर किसी प्लेस का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इससे क्या होगा, वहां पर
जो आर्थिक विकास है उसकी दर बढ़ जाएगी। आर्थिक विकास कब बढ़ेगी? जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ठीक है, जैसे हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में जब हम गुलाम थे तो यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था सबसे पहले, औद्योगिकरण, है ना, जिससे क्या हुआ, वहाँ का जो आर्थिक विकास है वो बढ़ गया, रोजगार के नए नए अवसर मिलने लगे। ठीक है, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला, सरकार की नीतियाँ वहाँ क्या करने लगी, वहाँ पर काम करने लगी। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, वहाँ पर का जो सामाजिक परिवेश था वो बदल गया। अगर सामाजिक परिवेश बदलता है तो इससे क्या होगा, तो वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इसके अलावे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और ये दोनों चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो हमारे देश का क्या होगा, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि सक्सेसफुली संभव हो पाएगा। ठीक है, देखिए आर्थिक विकास के कुछ प्रमुख संकेतक भी हैं। ठीक है, आर्थिक विकास के संकेतक कौन कौन है? भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक, ये क्या है, डी मॉरिस के द्वारा 1979 में इसको विकसित की गई थी। अगर आपका भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो अगर अच्छा है, इसका मतलब आपके कंट्रीज का आर्थिक विकास जो है वो सक्सेसफुली हो पा रहा है। ठीक है, इसके अलावे भी है, इसमें कौन कौन से संकेतक हैं, तो याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, ये तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस का तात्पर्य है कि इन सब चीज़ों को यहाँ पर सीमाओं में इंक्लूड किया गया। जैसे मौलिक आवश्यकताओं की सीमित माप होती है इसमें, है ना, पूरी तरह से ये मतलब ये क्या है, कमियां हैं इसमें। ये जो हमारा फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है ना, उसकी कुछ कमियां हैं, जैसे मौलिक आवश्यकताओं की माप इसमें नहीं हो पाती है या सीमित होती है। इसके अलावे सामाजिक और आर्थिक विकास का बदलता ढांचा भी ये पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है, और आर्थिक वृद्धि का सटीक माप ये नहीं करता। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है उसमें मुख्य रूप से जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर को इंक्लूड किया जाता है, और इससे किसी भी कंट्री का आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को मेजरमेंट किया जाता है। अब देखते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक भी आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को मेजरमेंट करने का एक क्या है, यूनिट है। ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से जो प्रतिपादन है वो 1990 में, ठीक है, महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। इनको सहयोगी के तौर पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, इसके अलावे AK सेन थे और सिंगर हंस थे। इन तीनों का इनका मदद मिला था महबूब उल हक को। ठीक है, और ये जो महबूब उल हक थे यो UNDP से संबंधित थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट से संबंधित थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से 3 घटक हैं। कौन कौन? एक है जीवन प्रत्याशा, ठीक है, दूसरा है साक्षरता दर, और तीसरा है इसमें जीवन स्तर। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और जीवन स्तर, ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों को ध्यान में रख करके और क्या किया जाता है, आर्थिक विकास को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावे एक और सूचकांक है जिससे आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में जाना जाता है, उसको कहते हैं जीवन गुणवत्ता सूचकांक, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होता है, तो यह एक सामाजिक सूचकांक है जिसमें भौतिक और सामाजिक दोनों तत्वों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और इससे क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो है वो प्रभावित होता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपका राष्ट्रीय आय ठीक है और प्रति व्यक्ति आय ठीक है तो आपका जो जीवन गुणवत्ता सूचकांक है ना वो उच्च होगा, है ना। डेवलप्ड कंट्री में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो होती है वो हाई होती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में लो होती है। ध्यान रखिएगा, इससे भी मेजरमेंट किया जाता है आर्थिक विकास के और आर्थिक समृद्धि के संकेतक के रूप में। आगे आते हैं, उपरोक्त के अलावे और कौन कौन से ऐसे सूचकांक हैं जो आर्थिक विकास का और आर्थिक समृद्धि का मेजरमेंट करते हैं, तो एक है लैंगिक विकास सूचकांक। ये UNDP का ही प्रोग्राम था, 1995 में इसको क्या किया गया था, विकसित किया गया था। स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन प्रत्याशा, इसके आधार पर मेजरमेंट किया जाता है लैंगिक विकास। ध्यान रखिएगा, महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें असमानता देखी जाती है कि महिलाओं का कहीं कम तो नहीं है। ठीक है, तो लैंगिक विकास सूचकांक भी इसका एक मेजरमेंट का एक क्या है, यूनिट है। साथ ही साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये भी क्या करती है, किसी भी कंट्री का क्या करती है, तो मेजरमेंट करती है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को। ठीक है, इसको भी इंक्लूड आप करेंगे। इसके अलावे
सामाजिक प्रगति सूचकांक, जिसको सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स कहते हैं, ये भी मेजरमेंट करती है हमारे देश का या किसी भी देश का क्या, तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को। ठीक है, इतना आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से संबंधित जो बातें थी, क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को मेजरमेंट करने के कौन कौन से कारक तत्व हैं, ठीक है, और इसका कौन कौन सा प्रभावित करने वाले कारक तत्व हैं, मेजरमेंट, इसके अलावे दोनों को कारक तत्व जो प्रभावित करते हैं, इसका मैंने एनालिसिस कर दिया। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से तात्पर्य है एक ऐसी गतिविधि जिससे आर्थिक गतिविधियों को क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है, इसी को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। देखिए, प्राथमिकता के आधार पर या प्राथमिकी के आधार पर जो आर्थिक नियोजन है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो लक्ष्यों की सूची तैयार करने की जाती है, समस्याओं का पहचान किया जाता है और लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए या उनका समाधान कैसे किया जाना चाहिए, इसको इंक्लूड करते हैं आर्थिक नियोजन में। समझिए आर्थिक नियोजन क्या होता है और आर्थिक नियोजन की उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आर्थिक नियोजन बता चुका कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो कार्य योजना तैयार व्यवस्थित तरीके से किया जाता है उसी को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। जैसे नीति आयोग और आपको पता होगा योजना आयोग जैसे कार्य किए जाते हैं ना, जो कार्य करते थे वो आर्थिक नियोजन के तहत आते थे। ठीक है, याद रखिएगा आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य को आप इस तरह डायग्राम में लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो वहां पर आप इसको, इस फ्लो चार्ट को आप इंक्लूड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट होगा, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। जो आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य को जब बताना हो, ठीक है, आंसर राइटिंग में, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो पहला आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता को इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी कि हमारा जो भी एक्टिविटीज होगा उसमें हम आत्मनिर्भर होंगे। दूसरा आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि पहले बता चुका हूं। समावेशी विकास होगा जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होगी आर्थिक नियोजन को अगर हम अच्छे ढंग से क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। इसके अलावे अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण का मतलब हुआ अगर आर्थिक नियोजन कुछ इस तरह से किया जाए जिससे कि हमारा अर्थव्यवस्था बूस्ट कर जाए, और अगर अर्थव्यवस्था बूस्ट करती है तो अर्थव्यवस्था हमारा किस तरफ बढ़ेगी, आधुनिकीकरण की तरफ, ट्रेडिशनल को छोड़ करके मॉडर्नाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और समानता का विकास होगा। सामाजिक न्याय और समानता, इक्वलिटी की बात करता है, उसका डेवलपमेंट होगा अगर आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से लागू की जाती है। इसके अलावे आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर आर्थिक नियोजन ठीक से किया गया तो सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। आर्थिक नियोजन भी पढ़ना है। आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में धन कमाने के लिए या कह सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कार्य योजना को व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित की जाती है, आर्थिक नियोजन कहलाती है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को मैं बता चुका हूं। अब आर्थिक नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं उसको मैं बताता हूं। देखिए, आर्थिक नियोजन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो क्या है, तो अर्थव्यवस्था का जो विकास पथ है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसमें, कि कैसी अर्थव्यवस्था है और इसको किस तरह से नियोजित की जाए ताकि इसमें डेवलपमेंट हो जाए, विकास हो जाए। दूसरा क्या है विशेषता, तो अर्थव्यवस्था के भविष्य संबंधी हितों की रक्षा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी आने वाले समय में अर्थव्यवस्था किस मोड पे होगी, किस तरह से आगे अग्रसर होगी हमारी अर्थव्यवस्था, उसके हितों को ध्यान में रखा जाता है ताकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह अग्रसर हो, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की अवधारणा को पर ज्यादा बल दिया जाता है। सामाजिक न्याय, ठीक है, उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। जो संसाधनों का क्या किया जाए, कुशलतम उपयोग भी किया जाए, उसके अलावा संसाधनों का समान रूप से वितरण भी किया जाए, ये भी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ संसाधनों का कुशलतम उपयोग, देखिए बता चुका हूं, संसाधनों का कुशलतम उपयोग और उसका जो प्रबंधन है
उस पे जोर देने की बात कही गई है। साथ ही साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा का भी आकलन किया जाता है, आर्थिक नियोजन के ये प्रमुख विशेषताओं में आता है। इसके अलावे अर्थव्यवस्था में अनुत्पादक उत्पादन को क्या किया जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अनुत्पादक उत्पादन का मतलब है जिससे हमको प्रॉफिटेबल हो ही नहीं रहा है तो उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है इस आर्थिक नियोजन के विशेषताओं में, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्थिक नियोजन का इतिहास समझिए, कहां से ये आया। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व 1930 में एम विश्वेश्वरैया के नाम सुने होंगे, इनके द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के में नियोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। एक किताब था इनका, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। देखिए तो आपको यहाँ से एक फैक्ट मिलेगा कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। कब लिखी गई थी, आज़ादी से पूर्व 1930 में। और इसमें क्या बल दिया गया था, तो इस पुस्तक में बताया गया था कि औद्योगिकरण पर बल दिया जाना चाहिए, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसको जब बढ़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो राष्ट्रीय इनकम जो है, नेशनल इनकम जो है वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। उसकी वृद्धि के लिए लक्ष्य रखा गया इसी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा 1939, ये भी आज़ादी से पूर्व की घटना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, हरिपुरा सत्र में एक अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस का, जब ये हो रहा था, सभा बैठी थी, ठीक है। और उसमें राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस कमेटी की बैठक होती थी, उसमें हरिपुरा अधिवेशन जो था उसमें राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, तो नियोजन की संरचना को तैयार की गई थी। तो ये मैं बता रहा हूं कि आर्थिक नियोजन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहां से आया। स्टार्ट हुई 1930 में, कंसेप्ट सबसे पहले लाए एम विश्वेश्वरैया, अपनी पुस्तक थी इनकी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। पहली बार इनको बताया, इनके द्वारा ही बताया गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नेशनल इनकम पर वृद्धि कैसे किया जाए इस पर काम किया जाना चाहिए। फिर 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हरिपुरा सत्र का अधिवेशन को अध्यक्षता की गई थी और उसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन करके और नियोजन की संरचना तैयार की जाए। इससे क्या होगा, औद्योगिकरण और कृषि के संतुलित विकास पर बल देने की बात कही गई थी। फिर 1944-45 में बॉम्बे प्लान आया था। ध्यान रखिएगा, मेंस में ये मेंशन करना पड़ेगा, आर्थिक नियोजन का इतिहास मैं बता रहा हूं, पीटी के साथ साथ मैं मेंस को भी बताते चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप दोनों को एक साथ टैकल कर सकते हैं। अगर जो वनडे एग्जाम या फिर सीजीएल से संबंधित कुछ लोग लिख रहे होंगे एग्जाम, तो वहां पर आप इसके जो फैक्ट्स हैं उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही जो एक्स्ट्रा मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है, वो सेंटेंस बेस्ड जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वहां पर कंसेप्ट बिल्डअप में हेल्प मिलेगा। 1944-45 में बॉम्बे प्लान आया था और जो बॉम्बे प्लान था ना, इसमें क्या बात की गई थी, तो 15 वर्ष तक 10,000 करोड़ के लागत के साथ प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था बॉम्बे प्लान में। बॉम्बे प्लान का दूसरा नाम है टाटा बिरला प्लान, ठीक है। ठीक इसी समय एक और आर्थिक नियोजन की बात करने के लिए एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी श्रीमन नारायण के द्वारा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वोदय प्लान और गांधीवादी प्लान, ये दोनों बात याद रखिएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में पूछ देता है। तो बॉम्बे प्लान जो था, बॉम्बे प्लान का दूसरा नाम टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसी समय श्रीमन नारायण के द्वारा गांधीवादी प्लान लाया गया था। फिर 1949 जेपी का नाम सुने होंगे, जेपी का फुल फॉर्म होता है जयप्रकाश नारायण। जेपी 1949 में लेके आए थे सर्वोदय योजना, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टाइम पीरियड बढ़ा, फिर क्या हुआ, दो मॉडल लेके आए थे, नेहरूवादी मॉडल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था और गांधीवादी मॉडल जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। देखिए जो नेहरूवादी मॉडल था उसमें क्या बात की गई थी, तो नेहरूवादी मॉडल में पूंजी पर आधारित अर्थव्यवस्था को हिमायती दिया गया था, ठीक है, यानी इसकी विकास की गई थी कि पूंजी पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ उत्पादन में वृद्धि और आयात में कमी लाने की बात कही गई थी नेहरूवादी मॉडल में, और इस मॉडल को आयात प्रतिस्थापन मॉडल कहा गया। क्यों आयात को प्रतिस्थापित, इसलिए क्योंकि हम
आयात को क्या करने की बात कर रहे हैं, कमी करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए नेहरूवादी जो मॉडल था उसको आयात प्रतिस्थापन मॉडल कहा गया। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखते हैं जो गांधीवादी मॉडल था उसमें क्या इंक्लूड किया गया था। तो गांधीवादी मॉडल में जो इंक्लूड किया गया था वो क्या क्या थे, तो सब पहले श्रम आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देने की बात कही गई थी। श्रम आधारित मतलब लेबर के बेस पे, है ना। दूसरा, उपभोग के संदर्भ में आत्म अनुशासन पर बल दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब कुछ ऐसे चीजों का उपभोग न किया जाना चाहिए जो हमारे देश में क्या हो, अभी उपलब्धता सुनिश्चित न हो पाए। ठीक है, अब जैसे देखिए, जब गांधीवादी मॉडल लाया गया था उस समय आप डोमिनोज का पिज्जा डिमांड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उपभोग को कुछ इस तरह से किया जाए जो यहाँ पर अवेलेबल हो, है ना। कोको कोला और उसके बाद उस समय स्प्राइट जैसे चीज़ों को आप नहीं डिमांड कर सकते हैं। कहने का मतलब इसके मॉडल के अनुसार, ताकि उपभोग का आपका बिगड़ जाएगा ना, आप उस समय गन्ने की रस को आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह उपभोग के संदर्भ में आत्म अनुशासन, इस पे बल दिया गया। नेक्स्ट है जन समुदाय के आधार जीवन स्तर को एक न्यूनतम सीमा तक लाना। ठीक है, जीवन स्तर जितने भी लोगों का है उसको एक निश्चित लेवल है वहां तक ले आने की बात कही गई थी। साथ ही साथ सर्वोदय योजना में शोषण विहीन समाज की स्थापना और आय और संपत्ति की असमानता को समाप्त करने की बात कही गई थी। सर्वोदय योजना में भी यही बात बोला गया था कि शोषण विहीन समाज हो, वहां पर लोगों का शोषण न किया जाए। इसके अलावे आय और संपत्ति का क्या हो, असमानता खत्म हो जाए, यानी आय और संपत्ति में समानता को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ उद्योगों का संचालन जो है वो सरकार के द्वारा, सहकारी खेती का विकास करना, इन सब को इसी में इंक्लूड किया गया था गांधीवादी मॉडल में। ठीक है, आगे आते हैं। हमारा नियोजन के आर्थिक नियोजन से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा इसको आप देख लेते हैं। देखिए आर्थिक, अब यहां पर आपको कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आर्थिक नियोजन से कृषि से समृद्धि होगी। कैसे समृद्धि होगी या बढ़ावा मिलेगा, कैसे होगा वो बताते हैं। क्योंकि कृषि उत्पादन और अवसंरचना का क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, टेक्निक बढ़ेंगे, कृषि इससे प्रोडक्शन बढ़ा देगी, कृषि में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस है लोगों का इनकम बढ़ जाएगा, है ना। इसके अलावे प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास 3% के वार्षिक दर से हुआ था। यही आर्थिक नियोजन का प्रभाव था कि कृषि उत्पादन और अवसंरचना का विकास होने लगा। और प्रथम जो 5 ईयर प्लान थे ना, पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें एग्रीकल्चर में क्या हुआ, 3% का वार्षिक वृद्धि दर देखी गई थी। दूसरा था औद्योगिक आधार पर निर्माण। औद्योगिक आधार का निर्माण करने की बात कही गई थी। इसका प्रभाव था किसका, आर्थिक नियोजन का। क्या हुआ था, तो बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना किया जाने लगा। स्टील उद्योग हो गया, पावर प्लांट हो गया, डैम हो गया, है ना। उसके अलावा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी। और यही कारण था कि 1951 से लेकर 1965 के मध्य विकास दर लगभग 7.6% रही थी, याद रखिएगा। तीसरा जो हमारा प्रभाव है वो क्या पड़ेगा, तो घरेलू उद्योगों का संरक्षण मिलेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयात पर शुल्क लगाया गया था। आयात पर शुल्क का मतलब हुआ कि आयात को कम करने के लिए, आयात को कम करने के उद्देश्य से, आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उस पर टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया। इससे आयात कम होने लगा। साथ ही साथ अगर टैक्स कम होगा तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को इंपोर्ट न करके यही प्रोडक्शन करने की बात करेंगे। साथ ही घरेलू उद्योगों को समृद्धि में सहायता मिली। यहाँ के जो हथकरघा उद्योग थे ना, उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और लोगों का, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और समानता पूर्ण समतापूर्ण समाज का निर्माण इससे संभव हो सका। कैसे, तो योजना निर्माण का लक्ष्य गरीबी और असमानता को खत्म करना ही था। आर्थिक नियोजन का ही ये लक्ष्य था। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, सामाजिक असमानता को कम करने की बात कही गई थी। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में गरीबी से निकलने के लिए लक्ष्य रखा गया था कि हमारे देश में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको कैसे क्या किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। साथ ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, समाजवादी प्रतिरूप को अपनाया गया था। समाजवादी प्रतिरूप का मतलब होता है जहां पर समाज के लोगों का क्या हो, कल्याण की बात किया जाए। इसके अलावा आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया। देखिए बड़े बड़े डैम बनाए गए, भारी उद्योग का स्थापना किया गया, रेलवे, मशीनरी, विद्युत उत्पादन, इस सब को क्या किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। इसी का प्रभाव था। ठीक है, आगे आते हैं
5 पॉइंट बता दिया हूं मैं कि आर्थिक नियोजन से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे अर्थव्यवस्था पर। अब आगे आते हैं नीति आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो था 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लाया गया था। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। तो इसका स्थापना कब हुई थी ये पूछता है क्वेश्चन। 1 जनवरी 2015 को। एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है ये, और भारत सरकार की थिंक टैंक के रूप में काम करके और उसके बाद पूरा एनालिसिस करके और क्या करती है, सरकार को रिपोर्ट सौंपती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले नीतियों के मामले में दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य स्तर पर जो नीतिगत मामले हैं वो कितना प्रासंगिक है, कितना इंपॉर्टेंट है ना, कितना उसके लिए मैनेजमेंट करने की जरूरत है, टेक्निक का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, और टेक्निकल परामर्श है उसको प्रदान करने का काम नीति आयोग करती है। जैसे राज्य में कोई विकास करना है तो राज्य आपको सजेशन देगी, नीति आयोग आपको सजेशन देगी ताकि राज्य का क्या हो सके, विकास हो जाए। और अगर राज्य का विकास होता है तो देश का विकास हो जाएगा। आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श करने का भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, क्योंकि सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इसके बारे में क्या करती हैं, सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं, और उन सूचनाओं का एनालिसिस करके नीति आयोग क्या करती है, आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो देती है। सहयोगी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद को यह बढ़ावा देता है। ठीक है, सहयोगी, ध्यान रखिएगा, कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा देता है और कंपटीशन को भी बढ़ावा देता है, जिससे क्या हो सके, हमारे देश का विकास हो सके। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, प्रोडक्शन होगा ज़्यादा, ठीक है, डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावे ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करता है ये नीति आयोग। अब देखिए, नीति आयोग आ गया, नीति आयोग के बारे में बता दिया। अब नीति आयोग जो था उसका क्या उद्देश्य है आप इसको समझिएगा। तो देखिए, जब आपका क्वेश्चन बनेगा ना सेंटेंस बेस्ड, तो आपको यहाँ पर उद्देश्य से संबंधित कुछ बातों को लिख देगा, और कोई एक ऐसा उद्देश्य होगा जो उससे सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप उसको वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या है नीति आयोग के उद्देश्य? तो सबसे पहले राज्य की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य में आता है। दूसरा, राष्ट्रीय विकास में साझा दृष्टिकोण विकसित करने की बात कहती है। तीसरा, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा। संघवाद, संघ में क्या है, पावर ज्यादा है, तो सहयोगपूर्ण होना चाहिए, यानी कि राज्यों का भी सहयोग होना चाहिए संघ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण हेतु तंत्र विकसित करने की बात कही है, यही नीति आयोग का उद्देश्य है। समावेशी विकास, समावेशी विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट तो करे लेकिन किसी भी हाल में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, समावेशी विकास कहलाता है। यानी कि बिना हार्म किए पर्यावरण को और विकास करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समावेशी विकास कहलाता है। सभी क्षेत्रों में विकास की बात करता है समावेशी विकास। ठीक है, नीति और कार्यक्रम का ये क्या करता है, ढांचा तैयार करता है, उस पर पहल करता है, और उसके बाद कितना प्रगति किया है इसका भी वो मॉनिटरिंग करने का काम नीति आयोग करती है। ठीक है, इसके अलावा प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता का भी निर्माण करता है। अगर राज्य के पास इतनी क्षमता है कि वो और भी अपनी क्षमता का विकास करके प्रोडक्शन कर सके, तो उसका भी एनालिसिस करके और निर्माण करने की बात करती है। ठीक है, विकास के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के लिए मंच तैयार करता है, जिससे क्या हो, अपने बातों को वहां पे रखा जाए और उन जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को क्या किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। इसके अलावा नीति आयोग के कुछ कार्य हैं। अब नीति आयोग का जो प्रमुख कार्य है, देखिए यहां से भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा सेंटेंस बेस्ड। अभी मैं बता दिया इसका उद्देश्य क्या है, इसके अलावा नीति आयोग का कार्य क्या है। तो नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, नीति निर्माण करना, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, सहकारी संघवाद, ध्यान रखिएगा बार बार ये टर्म आ रहा है सहकारी संघवाद। में बार बार बता भी रहा हूं कि केंद्र जो है वो संघ के रूप में है और उसको सहयोग करने का कार्य राज्य करें। सहकारी संघवाद को इसी तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके अलावा मूल्यांकन करना, जो कार्य किया जा रहा है उसका एनालिसिस करना। ठीक है, इसके अलावा थिंक टैंक, ज्ञान और नवोन्मेष हब, मतलब नए नए इनोवेशन करने की बात की गई है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए, नीति आयोग के संरचना की बात किया जाता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर इसके अलावा देख सकते हैं सचिवीय रैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, सीईओ जिसको कहते हैं, नीति आयोग के सीईओ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ कौन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं
संघ शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और प्रशासक, ये सारे इसमें क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास परिषद के जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावे प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ कुछ लोगों को, विशेषज्ञों को इसमें क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब मैं आगे आता हूँ, नीति आयोग और योजना आयोग जो है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मैं पहले बता चुका था कि नीति आयोग जो है वो किसका स्थान लिया है, योजना आयोग का। और योजना आयोग क्या करती थी, पंचवर्षीय योजनाओं को आगे क्रियान्वित करती थी। तो जो आयोग, दोनों आयोग के बीच में जो अंतर है नीति आयोग और योजना आयोग के बीच में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले योजना आयोग जो है उसके बारे में देखते हैं। योजना आयोग जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट करता है, एनडीसी जिसको कहते हैं। नीति आयोग जो है वो संघीय गवर्निंग काउंसिल को क्या करता है, रिपोर्ट करता है, उसकी संकल्पना पर यह आधारित है। दूसरा अंतर क्या है, योजना निर्माण की शीर्ष संस्था थी कौन, योजना आयोग, और इसमें केंद्र जो है वो मुख्य भूमिका निभाता था। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं कि नीति आयोग में योजना निर्माण केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के सहयोगी भूमिका निभाती है, और तब जाकर के सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की बात कही गई है। टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित है। टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। पहले बताया ना यहाँ कि केंद्र जो है वो प्रमुख है, मुखिया है योजना आयोग का, और नीचे आता है अप्रोच। दूसरी बात, जब नीति आयोग की बात करते हैं तो यहाँ बॉटम अप, यानी कि नीचे लोकल लेवल से स्टार्ट करेगा, फिर स्टेट, और उसके बाद जाएगा ऊपर में टॉप पे। तो इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे से स्टार्ट करेगा। बॉटम का मतलब वैसे भी नीचे होता है, और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो केंद्र यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच में, और बॉटम अप अप्रोच में क्या है, नीचे से चलेगा, लोकल लेवल से स्टार्ट करेगा, यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज से स्टार्ट करेगा, स्टेट में जाएगा, स्टेट से फिर केंद्र में जाएगा। ठीक है। स्वरूप की जहां तक बात की जाए तो ये एक सलाहकारी संस्था थी। ठीक है, और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं था। योजना आयोग जो था वो देता था, वो सलाह देता था, बाध्यकारी नहीं थी राज्यों के लिए। लेकिन जो नीति आयोग है वो विशुद्ध थिंक टैंक है, और ये एक सलाहकारी संस्था है, ध्यान रखिएगा। ये सुझाव देती थी, बाध्यकारी नहीं होती थी। ठीक है, बस ये सुझाव देती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकती है। ठीक है। इसके अलावा केंद्रीकृत प्रकृति पर यह आधारित है। कौन, ये योजना आयोग। वहीं नीति आयोग जो है वो विकेंद्रीकृत प्रकृति पर आधारित है। इसके अलावे जो संरचना है, संरचना और कार्य प्रणाली के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत के संघीय ढांचों के ये क्या था, विपरीत था योजना आयोग। लेकिन जो नीति आयोग है, राज्य की सहभागिता से संघीय ढांचे को बढ़ावा देने पर बल देने की बात कही गई है। ठीक है। नीति आयोग का अभिनव भारत 75 के लिए कार्यनीति की जा रही है। मुख्य रूप से नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यम और दक्ष प्रबंधन, इसको सबको एक साथ ला करके और देश का विकास करने की बात कही गई है। इसमें मुख्य रूप से 41 महत्वपूर्ण क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो 2022-23 तक इसको क्या करना है, प्राप्त करना है। कौन कौन पार्ट में बांटा है, तो वाहक और संरचना, समावेशन करने की बात और गवर्नेंस की बात कही गई है। ठीक है, इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है नीति आयोग की अभिनव भारत @75। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में 75वां हम लोग क्या बना रहे थे, आज़ादी का दिवस, और आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी टाइम पीरियड अभी चल रहा है, इसीलिए इसका टारगेट रखा गया था। ठीक है। क्या क्या है वाहक खंड में, वाहक खंड में देखिए तो सबसे पहले जो निष्पादन के साधन है, विकास, रोजगार, किसान की आय दुगनी करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, ये वाहक खंड है। और संरचना में क्या होगा, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो जो कारोबार और प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देना, नागरिकों के जीवन को सुगमता को सुनिश्चित करना, ये अवसंरचना के रूप में। समावेशन खंड में क्या होगा, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक के क्षमता का विकास करना। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं, कमजोर लोग हैं जो हाशिए पर रहते हैं, ठीक है, उनको ऊपर लाने और मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है। ठीक है, इसी में आता है। इसके अलावे गवर्नेंस खंड में क्या किया गया है, तो न्याय प्रणाली में सुधार करने की बात, प्रशासनिक सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन जिसको कहते हैं उसको सुधारने की बात कही गई है इसमें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके नीति आयोग का यहाँ पर लाया गया था। नीति आयोग की कुछ सिफारिशों के द्वारा जो रिपोर्ट था वो प्रस्तुत भी की गई है और हमारे देश का विकास भी हो रहा है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से देखिए तो नीति आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशों में देखा जाए तो देखिए
2022 तक क्या कहा गया था कि जीडीपी को 36% तक लाना। ठीक है, निवेश दर में जीडीपी की जो मौजूदा 29% है उसको वृद्धि करके 2022 तक 36% तक लाने की बात कही गई थी। 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है वो $4 ट्रिलियन तक लाने की बात कही गई थी, ये भी इसी की बात है। कृषि उद्यमी को बढ़ावा देना, है ना। इसके अलावा कृषि उपज विपणन जिसको कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इसको बढ़ावा देना। अब जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नहीं किया जाएगा तो हमारे जो किसान भाई खेती करते हैं उनका प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, और अगर बिकेगा नहीं तो उससे क्या होगा, उनको लॉस होगा। इसके अलावा कृषि लागत में कमी लाने की बात कही गई थी, और शून्य बजट प्राकृतिक खेती, ठीक है, जैविक कृषि जिसको कहते हैं उसको प्रमोट करने की बात कही गई थी। इसके अलावा श्रम कानूनों में भी सुधार करने की बात कही गई थी। श्रम कानूनों से सुधार होगा तो जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है उसके साथ जो हम लोगों का कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सॉर्ट आउट होगा। ये मैं अभी यहाँ नहीं बता सकता हूँ कि हमारे देश का जो विश्व व्यापार संगठन है उसके साथ श्रम कानूनों को लेकर के बहुत पंगा चल रहा है, ये मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, अवसंरचना का भी सुधार करने की बात कही गई थी। क्या होगा अवसंरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या होगा, रेल को बढ़ावा देना, तटीय जहाजरानी को बढ़ावा देना, परिवहन को बढ़ावा देना, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर काम करना, है ना, डिजिटलाइज करना देश का। इसके अलावा अवसंरचना का विकास कर, ठीक है, भारत नेट से पंचायतों को जोड़ने की इसी में बात कही गई थी। इसके अलावा वर्ष 2022-23 तक जो है सरकारी सेवाओं में राज्य, जिला और ग्राम पंचायत तक ये उपलब्धता कराने की बात कही गई थी। ठीक है, नेट को, इंटरनेट को। देखिए ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का 3 वर्षीय क्या है, कार्य योजना है, ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। ये 2017 से लेकर के 2020 तक रहेगा, और 7 वर्षीय स्ट्रेटेजिक प्लान रहेगा, और 15 वर्षीय विजन प्लान रहेगा, जो कहां से कहां तक चलेगा, तो 2031-32 तक इसका एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, 5-5 साल तक वाला जो कंसेप्ट था ना वो खत्म हो गया। अब क्या किया जा रहा है, तो 3 वर्षीय कार्य योजना, 7 वर्षीय स्ट्रेटेजिक प्लान और 15 वर्षीय विजन प्लान, ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया है। और बोला गया है कि 3 वर्ष में एनालिसिस किया जाएगा और 2022 तक एक न्यू इंडिया के निर्माण में मदद करने की बात कही गई है इसी नीति आयोग के हेल्प से। ठीक है, इस प्रकार से आज का जो ये वीडियो था वो मुख्य रूप से आर्थिक नियोजन पर ये बेस्ड था। आर्थिक नियोजन में मुख्य रूप से नीति आयोग और योजना आयोग को मैंने एनालिसिस किया, और इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सेंटेंस बेस्ड वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित होगा। तो आज का जो ये वीडियो है ना वो मैं यही इसको समाप्त करता हूँ। इसमें जितने भी प्लान बताए गए हैं और जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं और जितने भी एनालिसिस किया गया है नीति आयोग का और योजना आयोग का, उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आपको अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप वहाँ पे टैकल कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।